हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जैसा कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग, तो मैं आपको इसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कंस्ट्रक्शन का, तो उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। हम इसमें पता करेंगे कि जैसे एक ब्रिज को बनाने की कॉस्ट हमारी 10 लाख रुपए आई, एक ब्रिज को बनाने की कॉस्ट हमारी 10 लाख रुपए आई, तो वो भी क्या अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता होगा कॉन्ट्रैक्टर? अपना बिल्कुल करता है। और मैं आपको इस चैप्टर में इसी बात को डिटेल में सिखाऊंगा कि एक कॉन्ट्रैक्टर एक कॉस्ट अकाउंटिंग को किस तरीके से करता है जो ब्रिज बनाने का काम करता है। तो सिंपली नाम में जैसे छिपा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग की जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट भी कौन सा वाला? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली लाइन में आपको मैं लिख पाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज कहाँ करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट की जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो पहली लाइन में मैं इसकी मीनिंग लिखूंगा आपके सामने। इट इज, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, इट इज used in, it is used in, या पूरी लाइन लिखते हैं अच्छे से, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज इन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन, इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। मतलब जब हमारा बिजनेस कंस्ट्रक्शन का काम का होता है तो इस अकाउंटिंग का हम यूज करते हैं। तो मुझे लगता है पहली लाइन पढ़ के सबको ये समझ आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज कहाँ होगा। अब मैं आपको अगले एग्जांपल में लिखवा देता हूँ अगली लाइन में कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ई डॉट फॉर एग्जाम्पल जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपकी, तो मैंने लिखा बिल्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मैंने उसी के साइड में नीचे लिखा, नीचे की तरफ कोमा लगा के मैंने आगे की तरफ लिखा फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन। जैसे ही आप सबको पता चला, जैसे मैंने आपको मीनिंग बताई कि फ्लाईओवर जो होते हैं उनका भी कंस्ट्रक्शन ही होता है, और बेटा काफी साल लग जाते हैं कंस्ट्रक्शन करने में इनको। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं जनरली मोस्ट ऑफ देम टेक्स मोर देन 1 ईयर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को कई साल लगते हैं बनाने में। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जनरली जितने भी हमारी चीजें होती है उनको कई साल लग जाते हैं बनाने में। तो ये बहुत एक बिग कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। और मैं एग्जांपल बिल्डिंग और फ्लाईओवर के अलावा लिखा हूँ आपको, तो जैसे रोड बनवाने का, तो रोड कंस्ट्रक्शन। और सब में खास बात क्या है कि जब जब किसी चीज का कंस्ट्रक्शन होता है तब तब हम उसके लिए अपनी ये वाली कॉस्टिंग यूज करते हैं जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के नाम से जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिखे और मुझे लगता है दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। दो एग्जांपल पढ़ के आपको ये समझ आया होगा कि हाँ, कि असली में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती क्या है, बेसिकली इसकी मीनिंग क्या होती है। और जैसे ही मैंने 2 पॉइंट आपके सामने लिखे, आपके दिमाग में एक छोटी सी इमेज बन गई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में। अब थोड़ी सी ना इसके बारे में कुछ फीचर्स लिखते हैं इसके बारे में, तो मैं फीचर आपको लिख पाता हूँ। ठीक है, तो हम हेडिंग लिख रहे हैं इसके लिए, फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, हमने हेडिंग क्या लिखी? फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और हम फीचर स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर 1, बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन सभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्टर और एक होती है कॉन्ट्रैक्टिंग। देखो, हो सकता है आपने नाम सुना भी हो पहले ये दोनों वाले, पर इस चैप्टर में बार बार यूज होंगे, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सबसे पहले सिखाऊं कि इसमें दो तरह की पार्टीज होती है। पहली कौन सी होती है? कॉन्ट्रैक्टर। और दूसरी कौन सी होती है? कॉन्ट्रैक्टिव। तो लिखता हूं, देयर आर two types of parties under contract costing। बताओ बेटा, बताओ कौन कौन सी होती है आपकी इसमें पार्टीज। पहली, जो मैं यहीं पे लिख देता हूं, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। मैं आपको बताता भी हूं कि कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है और कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है। पर पहले समझिए कि कॉन्सेप्ट है क्या हमारा। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि जब हम किसी से बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट का किसी को बिजनेस देते हैं
तो हम किसी बंदे से काम करवाते हैं, तो यहाँ पे दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो बंदा जो काम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, जो बनाता है। एक वो बंदा जो बिल्डिंग बनवाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर वो व्यक्ति है जो बिल्डिंग बनाता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है एक तरह से उस ब्रिज का, उस बिल्डिंग का। तो कॉन्ट्रैक्टर वो बंदा होता है जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने का काम संभालता है। और कॉन्ट्रैक्टर कौन सा पर्सन होता है? जिसकी बिल्डिंग बनाई जा रही है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे दो तरह की पार्टीज होती है, कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टरी। कॉन्ट्रैक्टर वो व्यक्ति होता है जिसकी बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बना रहा है। और कॉन्ट्रैक्टरी वो व्यक्ति होता है जिसकी बिल्डिंग बन रही है। और मैं आपको स्पेशली बताऊं कि जो कॉन्ट्रैक्ट का हमारा काम होता है, ये सारा का काम कॉन्ट्रैक्टरी की जगह पर होता है। ध्यान देना मैंने क्या बोला। ये पहली ऐसी पोस्टिंग के अंदर हमारी चीज है जहां पर जो बिजनेस का काम हो रहा है वो किसके पास हो रहा है? जो खुद कर रहा है उसके पास नहीं हो रहा, क्योंकि किसी और की जगह पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो बिजनेस चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो किसकी जगह पे हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट के घर पे हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनरली। जनरली हम हमेशा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी मैंने सुना ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी जगह पे कभी कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है। हमेशा कॉन्ट्रैक्टर की जगह पे करता है। जनरली कंस्ट्रक्शन takes place on the premises of कॉन्ट्रैक्टी। आई थिंक सबको मीनिंग कॉन्ट्रैक्टी की अभी समझ आ गई होगी। जिसको नहीं भी आई है वो मेरे से अलग से पूछ लेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से आपको बता दी कि कॉन्ट्रैक्टर वो व्यक्ति जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी बिल्डिंग बन रही है। ओके। थर्ड पॉइंट में हमें लिखना है कि असली में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम इसमें बनाएंगे, वो भी हर एक कंस्ट्रक्शन का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। फॉर ईच कंस्ट्रक्शन a separate contract account is open। मैंने बोला हर एक कंस्ट्रक्शन के काम के लिए एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को खोला जाता है। जैसे मान लो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं अंकित अग्रवाल एक कॉन्ट्रैक्टर हूं। ठीक है। मैंने 3 बिल्डिंग बनाने का किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया। सुना, मैंने राम का, शामू का, मोहन का। मैंने राम, शामू, मोहन तीनों की बिल्डिंग बनाने का प्रॉमिस किया। तो क्या मैं राम का, शामू का, मोहन का अलग अलग अकाउंट खोलूंगा क्या? बिल्कुल। रामू का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग, शामू का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग, और मोहन का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग। ऐसा हमेशा किया जाएगा। अगर मेरे 10 कॉन्ट्रैक्ट है तो 10 के खाते अलग अलग बनाए जाएंगे, ताकि मुझे पता चले कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो मैं फोर्थ पॉइंट बना रहा हूं, इसमें लिख भी देता हूं ये वाली बात। रीजन इसका, बिकॉज ही कैन कैलकुलेट he can calculate profit or loss of each contract। इसलिए वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग से एक अकाउंट खोला करता है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट समझिएगा। अब फोर्थ पॉइंट में हमारा कौन सा अकाउंट खुलेगा? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अकाउंट खुलेगा। और मैंने आपको जैसे बताया भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अकाउंट जो खुलता है, कंस्ट्रक्शन कई सालों में होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी कई सालों तक चलता है हमारा। तो इस बात को लिखते हैं हम यहाँ पे। तो लिखते हैं इस बात को कि एज वी ऑल नो कंस्ट्रक्शन as we all know construction goes for more than 1 year। Hence कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा बेटा इसके अंदर। जैसे हमारे फाइनल अकाउंट बनते थे आपके 11th 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, जब आप छोटे बच्चे थे तो वो छोटे अकाउंट बनाते थे। आप अब आप बड़े हो गए हो तो आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी कितने साल का बनेगा? मोर देन 1 year। हेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर देन 1 year। तो मेरी बात सबको समझ आ गई होगी मैं क्या बोलना चाहता था इस पॉइंट में,
कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी उसी के अकॉर्डिंग आपको बार बार इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो पार्टी थे, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, मुझे लगता है दोनों के बारे में आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अभी तक जो मैं बेसिक बातें आपको समझाना चाह रहा था, आई थिंक मैंने वो बेसिक बातें भी आपको समझा दी कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता क्या है। आप सबके दिमाग में छोटी सी इमेज भी बन गई कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग के बारे में, ठीक है। अब छोटा सा मैं आपके सामने, छोटा सा आपके सामने एक फॉर्मेट लिखूंगा और उस फॉर्मेट पे सभी ध्यान देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता कैसे है। तो मैं एक हेडिंग लिखूंगा आपके सामने अभी कि फॉर्मेट है ये, वो भी किस चीज का, कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग का। तो छोटा सा फॉर्मेट मैं बनाऊंगा आपके सामने, आप उस फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये फॉर्मेट है क्या। ओके, मैं साइड में थोड़े से पॉइंट भी बनाऊंगा इसके, मैंने स्पेस छोड़ दिया उसका, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपके सामने छोटा सा बॉक्स बनाया, प्यारा सा बॉक्स बनाया, ताकि आपको उस बॉक्स से मैं समझा सकूं कि क्या होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं आपको इसमें बताऊंगा डिटेल में कि कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके से बनाई जाती है। देखिए बेटा, देखिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स बनाया और मैं इसको टी शेप बनाऊंगा, जैसे आप फाइनल अकाउंट बनाते थे 11 12th में, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट बनाऊंगा इसका। और आपको याद आएगी बेटा उस अकाउंट की, क्योंकि ये पहला ऐसा एक टॉपिक है जो कुछ कुछ उस अकाउंट की तरह से मिलता जुलता है जो आप वहां बनाते थे, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट पोस्टिंग के अंदर भी हमें ऐसा फॉर्मेट दिखा था, और ये उससे भी प्यारा अकाउंट है बेटा। वहां पे तो अलग तरीके से अकाउंट बनते थे, ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही बनता है। इसमें तो आपको नेचर भी बताना है मुझे, इसका भी नेचर नॉमिनल अकाउंट ही होता है। अरे अरे, लाइन तो हमेशा सीधी मारनी चाहिए, या किसी को भी मारो। ये टेढ़ी लाइन हो गई हमारी, हम करते हैं इसको सीधी। लो, हो गई सीधी, थोड़ी सी हो गई सीधी, डन। इस लाइन को उम्मीद करते हैं पूरी सीधी मारेंगे एक बार में। तो हमने मारी लाइन सीधी, सीधी। लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, इसको ये बात समझ नहीं आती है क्या? डन। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, अरे अभी भी छोटा बड़ा हो गया तो करता हूँ मैं आपके लिए। अब डन बेटा। इस अकाउंट में जैसा कि आप देख रहे हो मैंने फॉर्मेट बनाया। अब मैं इसकी हेडिंग भी लिखूंगा आपके सामने, और हेडिंग क्या होगी इसकी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो मैंने लिखा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखा तो आप समझ जाओ, आपको फील भी होगा कि हाँ, ऐसे अकाउंट तो हमने बहुत बार बनाए थे, 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर में, कुछ वैसा ही बनेगा, ठीक है। एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट। पर बेटा यहाँ पे कुछ और बातें हैं, वहां पे हमारी सिंपल रेंट सैलरी उन सब की बातें होती थी। यहाँ पर हमारी कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बातें होगी। आप सोचिए खुद ही एक बिल्डिंग बनानी है तो वहां पे क्या क्या लगेगा, वहां पे मटेरियल लगेगा, जैसे सीमेंट, आपकी रोड़ी, आपकी बदरपुर, इस तरह की ईंटें, आपकी इस तरह के सामान लगेंगे। आपकी यहाँ पे लेबर लगेगी जो दिहाड़ी पे काम करती है। यहाँ पे आपके और भी चीजें लगेगी, मशीनें भी लगेगी जो कंस्ट्रक्शन का काम करने में हेल्प करेगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर हमें यूज होगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे डिटेल अपनी, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट खुद लिख लीजिएगा। तो फॉर्मेट वही है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि अंदर डिटेल क्या क्या आएगी। आप समझिए इसका नेचर भी नॉमिनल नेचर है, इससे भी हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। अभी तो बस मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फॉर्मेट लर्न भी हो जाएगा, ये प्रॉमिस है बेटा मेरा। पर अभी आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, खाली फॉर्मेट को सीखने पे। अभी कोई नहीं सोचेगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे कैसे नहीं होंगे। अभी बस आप पूरा फोकस करो कि हाँ, हमें करना कैसे है, ये समझ आना ज्यादा जरूरी है, ना कि ये चीज कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो समझो, समझने पे ध्यान देना। मटेरियल, जैसे पहला लिखा मैंने मटेरियल, यहाँ पे टू भी लगा सकते हो आप, तो मैं टू लिख देता हूँ आपके लिए, टू लगाना कोई जरूरी नहीं है। टू, टू मटेरियल। अब टू मटेरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये सोचिए। टू मटेरियल का मतलब है कितना मटेरियल लगाया हमने इस वाले कंस्ट्रक्शन के अंदर। जैसे आप रोड बना रहे हो तो रोड में कैसे कैसे मटेरियल लगेंगे बताओ। आपकी रोडी लगेगी इसके अंदर, आपके इसमें बदरपुर भी लगेगा, इसमें आपके और भी बहुत सारे तारकोल वगैरह के लगेंगी चीजें इसके अंदर। तो जो भी चीजें लगेगी मटेरियल, वो क्या होगा आपका इसके अंदर इनपुट होगा, मटेरियल होगा। जैसे बिल्डिंग बनानी हो तो ईंटें लगेगी, सीमेंट लगेगा आपका, इसमें बदरपुर लगेगा, इसमें रोड़ी लगेगी, ये सब क्या होगी आपकी मटेरियल होगा। मैं मटेरियल के नीचे लिखता हूँ आपके लिए टू लेबर, वो भी डायरेक्ट लेबर। मैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वर्ड भी डाल देता हूँ, ज्यादातर कोर्स डायरेक्ट ही होती है इसमें, क्योंकि डायरेक्टली वो
कंस्ट्रक्शन में यूज होती है हमारी। तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर क्या होती है मुझे किसी को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन करने में हेल्प करती है। ठीक है, अगला पॉइंट टू। टू डायरेक्ट लेबर के बाद देखते हैं हम और भी जो डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं हमारे। काफी बच्चों को आप में से याद आ रही होगी कोशिश भी कुछ कुछ वैसी तो है बेटा, देखो सारे खर्चे डेबिट कर देने जितने लगते हैं हमें। तो मैंने पहले क्या लिखा, टू मटेरियल, फिर लिखा मैंने टू डायरेक्ट लेबर, फिर मैंने लिखा टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अब नीचे लिखते हैं और भी तो खर्चे हो सकते हैं जिन्हें इनडायरेक्ट खर्चे कहते हैं, जिसे हम ओवरहेड्स कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा अभी ओवरहेड्स, जिससे सबको बच्चों को याद भी है कि इन्हें ओवरहेड्स भी कहते थे। ओवर ओबली हेड्स, सबको याद रहेगा ओएच क्या होते हैं, ओवरहेड्स ही होते हैं। ठीक है, मैं नीचे गया। क्या और भी खर्चे हो सकते हैं क्या बिजनेस में? बिल्कुल और भी खर्चे हो सकते हैं। जैसे मैंने उसमें मशीनें लगाई, तो मशीनरी। अब टू लगाना मैं भूल गया, मैं टू भी लिख देता हूँ आपके लिए। टू मशीनरी। अब टू मशीनरी अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी मशीनें लगाई। आप सोचिए 5 मशीनें लगी हमारी 5 करोड़ की, तो वो सारी डेबिट हो जाएगी आपकी। क्या मशीन की तरह और कोई एसेट भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे प्लांट लगा सकते हैं। तो मैंने लिखा टू प्लांट। ठीक है, जितना सामान इंट्रोड्यूस करेंगे सब डेबिट हो गया। अब ध्यान से देखो तो हमारे डेबिट साइड में कितने आइटम्स आए जो जो हमने कंस्ट्रक्शन में लगाए। अब हम क्रेडिट साइड पे आते हैं और ध्यान दीजिए क्रेडिट साइड पे क्या आएगा। तो मैं क्रेडिट साइड पे आपके लिए बनाता हूँ, छोटा सा लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय, सबको याद है बाय क्यों लिखते थे। अब लिखेंगे हम यहाँ पर बाय। अब सोचो मटेरियल हमारे पास आया, हमने मटेरियल लगाया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या हम ये मटेरियल किसी और के पास ही भेज सकते हैं ना स्टोर में वापस? मान लो जैसे ना, हमने ईटें लगाई थी हमने 50,000, पर आगे गलती से वो 60,000, तो क्या करेंगे 10,000 वापस कर देंगे। तो बाय मटेरियल रिटर्न, बाय मटेरियल रिटर्न। बाय मटेरियल रिटर्न का मतलब क्या है कि कितना मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया किसके पास, स्टोर में वापस। ठीक है, बाय इसमें एक स्पेशल आइटम है राइट साइड में, आप देखिएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि कितना काम प्रोग्रेस में है आपका। इसमें दो तरह की चीजें आती है जिसके बारे में मैं अभी से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको। हाँ, पर मैं अभी थोड़े एक एग्जांपल लूंगा ना, उसमें बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड होता क्या है। तो दो आइटम है, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। तो नीचे वाला भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। नीचे वाला आइटम है अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, तो उसके लिए लिखते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। तो मैंने दोनों आइटम आपके लिए लिख दिए, और मेरे लिखते ही आपको समझ आ गया होगा कि जो मटेरियल आया वो डेबिट में, और जो हमने रिटर्न करा दिया वो क्रेडिट में। जितने खर्चे लगे सारे डेबिट हो गए, और जो सामान वापस करा दिया वो बाय मटेरियल रिटर्न। अब सुनिएगा वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है। मैं शॉर्ट में आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। देखो, बिल्डिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्डिंग फ्लाईओवर्स बनाने में कई साल लग जाते हैं, और मान लो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो खाली 1 साल का बन रहा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। अब मुझे बताओ 1 साल में जितना काम सर्टिफाइड हो गया, मतलब पक्का हो गया, बन गया, वो सर्टिफाइड में जाएगा। और वो काम जो हमने कर तो दिया पर सर्टिफाइड नहीं हुआ, वो कहाँ जाएगा? वर्क अनसर्टिफाइड में। ठीक है, समझना। और सर्टिफाई करेगा कौन? आपको सर्टिफाई करने के लिए प्रोफेशनल बंदा होगा जो बताएगा कि इतना काम आपका पक्का पक्का बन गया है, तैयार हो गया है, और इतना काम अभी आपका आपने कर तो दिया पर अभी पूरा सर्टिफाइड नहीं हुआ। ठीक है, इसको बताने वाले लोग क्या होते हैं, क्यों होते हैं, अभी आपको इस फॉर्मेट के नीचे ही मैं समझाऊंगा अच्छे से। अभी हम पूरा फॉर्मेट अच्छे से पढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया मटेरियल आया तो डेबिट, हमने रिटर्न कराया तो क्रेडिट हो गया। सोचो बेटा, मटेरियल बच भी तो सकता है हमारे पास आखिरी में, मतलब पूरा साल खत्म हो गया, और जो मटेरियल बचेगा तो क्या वो भी खर्चा है क्या हमारा? नो, वो तो खर्चा नहीं है, वो तो बच गया ना हमारा। तो मटेरियल मैंने लिखा बाय मटेरियल, मतलब बाय मटेरियल मतलब मटेरियल कितना बचा, इन हैंड मतलब हमारे हाथ में कितना मटेरियल बच गया। बाय मटेरियल इन हैंड का मतलब होता है कितना मटेरियल हमारे हाथों में बच गया। और इसी के नीचे देखो, आपने ध्यान दिया हो तो डेबिट में मैंने क्या लिखा था? टू मशीनरी टू प्लांट। इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब क्या था कि कितनी मशीन हमने इंट्रोड्यूस करी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम कि कितनी मशीन आपकी जब साल खत्म हुआ तो कितनी मशीन आपके पास बची। तो मशीनरी बाय मशीनरी इन हैंड, और इसी के नीचे लिखूंगा मैं बाय प्लांट इन हैंड। अब समझने की कोशिश करेगा कि ये हुआ क्या।
लगभग हमारा 80% फॉर्मेट खत्म हो चुका है, इतना ही फॉर्मेट था। ठीक है, सबके आगे जो ये कॉलम है इसमें अमाउंट वाला कॉलम है, तो अमाउंट सारे लिखे लोगे, मुझे पता है सारे। बात यहाँ पे क्या है कि मशीन प्लांट को यहाँ डेबिट और क्रेडिट क्यों करा। मान लो हमने एक मशीन लगाई और वो मशीन थी, जब लगाई गई ना बिजनेस में, तो वो मशीन थी मान लो हमारी 5 लाख की, और जब कंस्ट्रक्शन में काम कंप्लीट हुआ, साल खत्म हुआ, तो 5 लाख की मशीन आपकी बची मान लो 4,80,000 की, तो यहाँ पे मशीन हैंड कितना हो गया, 4,80,000। आप ध्यान से सोचो, 5 लाख की डेबिट, 4,80,000 की क्रेडिट, तो असली में देखा जाए तो 20,000 से नेट क्या हुआ है आपका, डेबिट। ये डेप्रिसिएशन ही तो है। मैं दोबारा बोलता हूँ, समझिएगा। 5 लाख से डेबिट, क्योंकि मशीन लगाई 5 लाख की थी, पूरे साल हमने मशीन को यूज करा, जब पूरे साल यूज करने के बाद मशीन बची, तो बची हमारी 4,80,000 की, तो हमने मशीन यूज कितने की कर ली, 20,000 की। तो आप चाहो तो इस 5 लाख को भी यहाँ से काट दो, 4,80,000 को भी यहाँ से काट दो, खाली कितना लिख दो, टू डेप्रिसिएशन और मशीनरी 20,000 पे, तो भी आपका आंसर ठीक है। पर मैं अभी शुरू शुरू में फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इन बातों को डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी हम ध्यान देते हैं खाली क्वेश्चन पे। तो मैंने अभी तक लगभग आपको मेन मेन एंट्री सारी बता दी। अब मैं बताता हूँ आपको टोटलिंग कैसे करनी है। अभी हमारा पूरा फॉर्मेट खत्म नहीं हुआ, तो मैंने टोटल जैसे आप करते थे 11 12 में, वैसे ही टोटलिंग करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आएगा नीचे, मैं वो समझाता हूँ आपको। पहले आप दोनों तरफ टोटल करोगे जैसे आप करते थे, और टोटल करके आप आंसर अपना निकालोगे। और सबको ये बात पता है कि अगर इधर आंसर बचता है तो उसे प्रॉफिट कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट निकलता है, और ये प्रॉफिट होता है आपका नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट। और ये नोशनल प्रॉफिट, ध्यान देना, इसकी टोटलिंग करने के बाद यहाँ पे आता है बाय नोशनल प्रॉफिट। अब ये नोशनल प्रॉफिट होता क्या है, इसके बारे में बेटा डिस्कशन करना है मुझे, और डिटेल में डिस्कशन करना है। अभी बस समझने पे ध्यान दीजिए, ना कि इसको सीखने में कि ये फिगर के क्वेश्चन क्या होंगे क्या होगा। तो ध्यान दीजिए नोशनल प्रॉफिट होता क्या है। तो नोशनल प्रॉफिट जो निकलेगा हमारा यहाँ पे, वो नोशनल प्रॉफिट असली में वो प्रॉफिट है जो हमें लग रहा है कि अंदाजे से 1 साल कंप्लीट होने के बाद कितना प्रॉफिट हमने कमा लिया। बेटा ध्यान देना, हमें ऐसा लग रहा है कि 1 साल कंप्लीट हुआ है अभी, मान लो हमारी बिल्डिंग बनाने में 4 साल लग रहे हैं, अभी 1 ही साल हुआ है, तो 3 साल और लगने हैं ना अभी। तो करेक्ट प्रॉफिट तो 3 साल बाद चलेगा ना, बता, अभी थोड़ी ना चलेगा, बता। तो अभी जो प्रॉफिट निकला उसे हमने क्या नाम दिया, नोशनल प्रॉफिट। और बेटा इस नोशनल प्रॉफिट के 2 पार्ट होंगे, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस नोशनल प्रॉफिट के 2 पार्ट होंगे, और पहले पार्ट को उसमें से बोलेंगे, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पहले पार्ट को उसमें से बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, हम इसे कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो मैंने पहला कहाँ भेज दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, या फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एक ही बात है। और दूसरे वाले को कहाँ भेजेंगे, ध्यान देना, WIP रिजर्व। ठीक है, अभी आपको ये चीजें बहुत देर में समझ आएगी, एक दो क्वेश्चन करने के बाद समझ आएगी ये वाली बात। अभी बस समझिएगा और इस फॉर्मेट को कॉपी करेगा। अभी बस मेरे फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेट आपको ये सिखाया है, लॉजिक की बात तो अभी करेंगे डिटेल में जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट को कॉपी करने के बाद सब बच्चे ध्यान देंगे। साइड में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं साइड में आपके लिए कुछ लिख रहा हूँ, और उस लिखने पे ध्यान दीजिएगा। बात यह है, यहाँ पे दो आइटम थे यहाँ पे, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड होता क्या है। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, ये ध्यान दीजिए, आपको अपने आप ही समझ आएगा कि वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है। तो मैंने लिखा आपके लिए वर्क सर्टिफाइड। अब वर्क सर्टिफाइड होता क्या है कि वर्क सर्टिफाइड मतलब हमने काम तो किया, पर वो सर्टिफिकेशन नहीं दिया किसी ने उसको। सर्टिफिकेशन नहीं दिया मतलब, जैसे मान लो हमने एक ब्रिज बनाया किसी कंपनी का, ठीक है, हमने ब्रिज बनाया, गवर्नमेंट के लिए ब्रिज बनाया मान के चलो, तो गवर्नमेंट ने कहा एक फ्लाईओवर बना दो, ब्रिज बना दो, हमने बहुत मेहनत करके साल भर बनाया। अभी 2 साल का काम है, तो 1 साल बन गया, आधा ब्रिज बन गया, आधा रहता है। पर बेटा हम कह रहे हैं आधा बन गया, हम कह रहे हैं आधा बन गया, क्योंकि हम तो चाहेंगे पैसे आ जाए, तो हम तो ज्यादा ही बताएंगे ना। पर बेटा वो बंदा सामने वाला मानेगा थोड़ी ना, गवर्नमेंट मानेगी थोड़ी ना। तो गवर्नमेंट ने और हमने क्या करा, एक बंदे को बुलाया, उस बंदे का नाम था, ध्यान देना क्या नाम था, उस बंदे का नाम था सिविल इंजीनियर। क्या नाम था उसका, सिविल इंजीनियर, या फिर आर्किटेक्चर। मैंने क्या बोला, आर्किटेक्चर। अब सोचो मैंने क्या बोला, या तो आप सिविल इंजीनियर को बुलाओ या आर्किटेक्चर को बुलाओ। ये दोनों बंदे क्या होते हैं, ये दोनों बंदे पढ़े लिखे होते हैं, जिनको बहुत ज्ञान होता है कि कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये कंस्ट्रक्शन के काम में ही लगे रहते हैं दोनों बंदे।
इनको बहुत ही ज्ञान होता है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। तो इनको पता होता है कि देखकर ही बता देंगे अपनी नॉलेज के हिसाब से कि काम कितना कंप्लीट हुआ कितना नहीं हुआ। तो मान लो एक सिविल इंजीनियर आया, शर्मा जी आए, शर्मा जी सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने पूरा ब्रिज देखा, फ्लाईओवर देखा, उन्होंने बताया कि हाँ भाई आपका जो फ्लाईओवर है वो कितना कंप्लीट है। मैंने बोला उनसे 50% कंप्लीट है। तो उन्होंने मेरे को पता है क्या बोला, उन्होंने बोला सर 50% तो आपको लग रहा है, मेरे हिसाब से तो खाली काम 50% कंप्लीट हुआ है। तो ध्यान देना, वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, जो सिविल इंजीनियर या जो आर्किटेक्चर होता है वो जितना काम सर्टिफाइड कर देता है उस काम को किस नाम से जाना जाता है, वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड वो वर्क होता है जो हमारा वर्क डन तो हो गया पर सर्टिफाइड किसने करा है, सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चर ने। तो इस पॉइंट को मैं आपको थ्योरी में बोल देता हूँ, आप लिख लो कि वर्क सर्टिफाइड इज अ वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर and certified by an expert such as civil engineer or architecture। ठीक है, मैंने लाइन बोल दी, आप चाहो तो मुझे वापस बैक करके आप दोबारा सुन लो और इस लाइन को लिख लेना। इसे वर्क सर्टिफाइड कहते हैं। और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वो वर्क जो डन तो हो गया, काम तो कंप्लीट हो गया, पर भी एक्सपर्ट ने मतलब सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चर ने अभी तक सर्टिफाइड ही नहीं करा, उसने पक्का नहीं बोला कि काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा सुनना, वर्क अनसर्टिफाइड की मीनिंग बोल रहा हूं मैं आपको कि द वर्क हैज बीन डन बाय कॉन्ट्रैक्टर बट इट इज नॉट सर्टिफाइड बाय एक्सपर्ट सच एज सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर। यहाँ पर हम अपनी ये वाली वीडियो कंप्लीट करते हैं और आप इस वीडियो के पूरा नोटिंग अच्छे से कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं 2-4 क्वेश्चन खुद आपके लिए बना के रखूंगा पहले से और मैं उन क्वेश्चन को आपको सोल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं समझता हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ ताकि आपको मैं सेंड कर सकूं, और अगर आपने नोटिंग नहीं भी करा तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में यहाँ पे सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे।